बहुत मिलती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 पारित हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में विधेयक के पारित होने की घोषणा की। विधेयक के पक्ष में 454 और विपक्ष में 2 सदस्यों ने मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा से पारित होने पर खुशी जताते हुए एक्स पर अपने संदेश में कहा, 128वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 के ऐसे अभूतपूर्व समर्थन के साथ लोकसभा में पारित होने पर खुशी हुई। मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देगा और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की और भी अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। लोकसभा से नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित हो गया। लोकसभा और दिल्ली सहित राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए लाए गए नारी वंदन विधेयक पर लोकसभा में जोरदार बहस देखने को मिली। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी प्रमुख दलों ने विधेयक का समर्थन किया। विधेयक पर चर्चा में शामिल होते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि महिलाओं का सशक्त बनना मोदी सरकार के लिए हमेशा एजेंडे में रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी जो मौजूदा कैटेगरी है उन सब में 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में देने का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्री ने डिलिमिटेशन और जनगणना को लेकर चर्चा के दौरान उठाए गए सांसदों के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद तुरंत ही जनगणना और परिसीमन का काम किया जाएगा। ओबीसी के मुद्दे पर गृह मंत्री ने विपक्षी दलों को करारा जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि देश को बीजेपी सरकार ने ओबीसी पीएम दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि कुछ दलों के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीति का मुद्दा हो सकता है, चुनावी एजेंडा हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीति का नहीं, मान्यता का विषय है। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी तो सत्ता पक्ष की तरफ से स्मृति ईरानी ने चर्चा में हिस्सा लिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन कुछ लोग इसे अपना विधेयक बता रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार द्वारा लाया गया विधेयक लागू होने के 15 साल के अंदर महिलाओं को आरक्षण की गारंटी मिलती है। नारी शक्ति वंदन विधेयक पर संसद में चर्चा के दौरान लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस इस विधेयक का समर्थन करती है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल ने नई संसद में पेश हुए महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत किया। उन्होंने सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पेश करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। मोदी सरकार की सबसे युवा मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक समय की जरूरत है। उन्होंने देश की लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 15% से कम होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित मांग की कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सभी वक्ताओं का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के नेताओं से यह भी कहा कि क्या आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला फंस जाए? ये सब बातें तकनीकी हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक को अब हम फंसने नहीं देंगे, महिलाओं को इंतजार करना पड़ेगा। हमने इसका पक्का प्रबंध किया है कि विधेयक पारित हो और जल्द से जल्द लागू हो। लोकसभा से विधेयक पारित होने के बाद अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा और दिल्ली विधानसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का रास्ता साफ हो जाएगा। महिलाओं को सशक्त बनाने की सरकार की पहल के तहत लोकसभा में पेश किया गया महिला आरक्षण विधेयक यानी
नारी शक्ति वंदन विधेयक का देश भर में स्वागत हुआ। समाज की सभी तबके की महिलाओं ने विधेयक का समर्थन किया है। देश के अलग अलग हिस्सों में महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने के लिए महिलाएं संसद भवन पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की उत्साहित महिलाएं संसद पहुंच रही हैं, तो वहीं गुजरात से भी बड़ी संख्या में महिलाएं मेहंदी लगाकर संसद भवन पहुंची। फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग की कलाकार भूमि पेडनेकर, शहनाज गिल और डॉली सिंह और शिवानी बेदी ने नए संसद भवन का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहे। अभिनेत्रियों ने भी महिला आरक्षण विधेयक पर खुशी जताई। अब सबकी निगाहें नारी शक्ति वंदन विधेयक के संसद से और फिर राज्यों की विधानसभा से पारित होने पर है, जिसके बाद विधेयक को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। इसे वोट की राजनीति कहें या फिर कुछ और, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या को लेकर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं और इसके बाद दोनों देशों के संबंध और तनाव अब चरम पर है। बिना सबूत मुहैया कराए गए भारत पर उंगली उठाने पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को वहां के विपक्ष ने निशाने पर लिया है। भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और वहां के विपक्षी दलों ने इसे बेबुनियाद और सबूत के अभाव वाला कदम बताया है। कनाडा में विपक्ष को भी उनके आरोपों का जर्रा भर यकीन नहीं है। विपक्ष कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से सवाल पूछ रहा है कि भारत के खिलाफ सबूत कहां है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी कर उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी है। कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों और भारत के खिलाफ चल रहे एजेंडे का विरोध करने वाले भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय नागरिकों से कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं। भारतीय नागरिकों और छात्रों को ओटावा में भारतीय उच्चायोग या टोरंटो और वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावासों के साथ संबंधित वेबसाइटों या फिर मदद पोर्टल madad.gov.in के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावास किसी भी आपातकालीन स्थिति या फिर अप्रिय घटना की स्थिति में कनाडा में भारतीय नागरिकों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में सक्षम होंगे। इससे पहले कनाडा ने भी भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है। कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। आतंकवाद और अलगाववाद पर कनाडा के दोहरे रुख को लेकर भारत ने सवाल उठाए हैं। भाजपा नेता बैजयंत पांडा ने कनाडा सरकार पर करारा हमला बोला है। खालिस्तान टाइगर फोर्स के मुखिया हरदीप सिंह निज्जर की इसी साल जून में 2 बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके 3 महीने बाद
संसद में बयान देते हुए जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया, हालांकि उन्होंने कोई पुख्ता सबूत मुहैया नहीं कराया है। भारत ने जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बावजूद इसके भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित भी कर दिया गया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने कनाडा के एक राजनयिक को 5 दिन के भीतर देश छोड़ने का आदेश सुनाया है। राज्यसभा में चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष में भारतीय वैज्ञानिकों के बढ़ते कदम पर चर्चा के लिए राज्यसभा के सभापति ने कहा कि ये भारत के लिए गौरवशाली पल है, जबकि भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सामने भारत की क्षमता को स्थापित किया है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए साबित कर दिया है कि भारत के वैज्ञानिक अब विश्व के किसी भी वैज्ञानिक लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि अब यह हमारी नई स्पेस यात्रा है, जिसमें हमारे वैज्ञानिक नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नेता सदन पीयूष गोयल ने अपनी बात रखी और सरकार के प्रयासों की सराहना की। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि चंद्रयान 3 के बाद अब गगनयान मिशन को भी सफल बनाएंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि स्पेस से जुड़ी रिसर्च भारत को काफी आगे लेकर जाएगी। पीयूष गोयल ने कहा कि स्पेस से जो आप सीखेंगे, चंद्रयान की जो उपलब्धियां होंगी, उसे आगे चलकर भारत का डेटा स्ट्रक्चर डेवलप होगा। पीयूष गोयल ने बुधवार को राज्यसभा में भारत के गगनयान मिशन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि चंद्रयान मिशन के बाद अब भारत गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है। पीयूष गोयल ने इस दौरान भारत के आदित्य मिशन की भी चर्चा की। आदित्य मिशन L1 सूरज और भारत के बीच लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर स्टेशनड हो जाएगा और वहां से सूरज की किरणों की ताकत का अध्ययन करेगा। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा कि चंद्रयान की पूरी सीरीज ही प्रधानमंत्री की देन है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अंतरिक्ष के क्षेत्र में फंडिंग के लिए उदार सरकार बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में अंतरिक्ष क्षेत्र के बजट में 142% की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस ने चंद्रयान की सफलता को वैज्ञानिकों की कामयाबी बताया। जयराम रमेश ने कहा कि पूर्व की सरकारें पूरी तरह इसरो और वैज्ञानिकों के साथ खड़ी रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में मानवाधिकार पर एशिया प्रशांत फोरम की वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सभी मनुष्य एक समान है और सबके अधिकारों की रक्षा हमारा दायित्व है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पश्चिम में आज मानवाधिकार को लेकर सोच बनी है, लेकिन भारत में मानवाधिकार संरक्षण के प्रति दशकों से प्रतिबद्धता जताई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक पर कहा कि यह लैंगिक समानता के क्षेत्र में सबसे क्रांतिकारी पहल है। आयकर विभाग ने तमिलनाडु में कई जगहों पर छापेमारी की। आयकर विभाग की तलाशी तमिलनाडु बिजली बोर्ड और तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम के ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के विभिन्न ठिकानों पर की गई। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के फिर से सक्रिय होने के कारण बारिश संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच आपसी सहयोग की मदद से इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन उपलब्धता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली में भारत और अमेरिका मिलकर 10,000 इलेक्ट्रिक बसें देश में उतारेंगे। चुनाव आयोग ने चाचा चौधरी और साबू के नाम से मशहूर कॉमिक्स को मतदान की अपील में तब्दील करते हुए एक पत्रिका का अनावरण किया। इसके जरिए देश की 15 से 20% आबादी के बीच पहुंचने का लक्ष्य है। कॉमिक की अब तक की 8,000 प्रतियां छप चुकी हैं। उन्हें स्कूल और लाइब्रेरी में मुफ्त बांटा जाएगा। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने नई दिल्ली में आयोजित एयरफोर्स एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए एरियल डिप्लोमेसी पर भारत की बढ़ती पकड़ पर विस्तार से चर्चा की। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस सिलसिले में आज इंदौर में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली।
केरल में पिछले 4 दिनों में निपा वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। परीक्षण के लिए 323 नमूनों में से 317 नमूनों का परीक्षण नेगेटिव रहा और 6 नमूनों का परीक्षण पॉजिटिव रहा। केरल से पश्चिम बंगाल लौटे एक व्यक्ति में निपा वायरस के संक्रमण के लक्षण पाए गए। ये राज्य का पहला मामला है। संक्रमित व्यक्ति केरल में काम करने गया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जम्मू कश्मीर सांस्कृतिक अकादमी ने 2 दिवसीय लोक उत्सव का आयोजन किया है। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बुधवार को शेयर बाजार में बड़ी बिकवाली देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 66,728 अंक के निचले स्तर पर छू गया। बीएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 2.38 लाख करोड़ रुपए से घटकर 320.61 लाख करोड़ रुपए हो गया। सेंसेक्स 796 अंकों की गिरावट के साथ 66,800.84 के स्तर पर और निफ्टी 231.90 अंक टूटकर 19,901.4 के स्तर पर बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक की खराब कमेंट्री से बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी 1% से ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट जारी रही। ऑटो, एफएमसीजी, आईटी के शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। पीएससी इंडेक्स में हल्की खरीदारी रही। फार्मा इंडेक्स में 3% उछाल देखने को मिला। रियल एस्टेट इंडेक्स में 2% उछाल देखने को मिला। वैश्विक स्तर पर WTI कच्चा तेल 0.32% की गिरावट के साथ $90.88 प्रति बैरल हो गया, जबकि ब्रेंट क्रूड का दाम 0.62% की गिरावट के साथ $93.72 प्रति बैरल पर कारोबार करता रहा। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50 रुपए टूटकर 60,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 300 रुपए टूटकर 74,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आई। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ईरान के दौरे पर हैं। इस दौरान शोइगु ने तेहरान में सैन्य प्रदर्शनी का दौरा किया और ड्रोन और मिसाइलों के नमूने देखे। तिब्बत की निर्वासित सरकार ने अपना वार्षिक सितंबर सत्र का 6ठा सेशन मंगलवार को धर्मशाला में शुरू किया। लगभग 10 दिन तक चलने वाले इस सत्र में दुनिया भर के निर्वासित तिब्बतियों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। चीन के कंप्यूटर वायरस आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र यानी CVERC की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने अन्य देशों के खिलाफ निगरानी, हमले और सूचना चोरी के लिए एक शक्तिशाली साइबर शस्त्रागार की स्थापना की है। रूस ने आर्मेनिया के उन दावों को खारिज कर दिया है कि उसने नागोर्नो काराबाख में लड़ाई रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि वो आर्मेनिया, अजरबैजान और काराबाख के संपर्क में है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने आज पुष्टि की कि नागोर्नो काराबाख के जातीय आर्मेनियाई बलों के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशियन्स ने कहा कि नागोर्नो काराबाख और अजरबैजान के अलगाववादियों के बीच युद्ध विराम समझौते का मसौदा तैयार करने में उनके देश ने हिस्सा नहीं लिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अक्टूबर में चीन की यात्रा करेंगे। रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव ने कहा कि पुतिन अक्टूबर में वार्ता के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। ब्रिटेन के एक प्रमुख जलवायु विश्लेषक ने चिंता जताई कि ब्रिटेन अपनी हरित नीतियों से पीछे हट रहा है। इसका मतलब है कि सरकार के पास 2050 तक नेट शून्य तक पहुंचने की कोई सार्थक योजना नहीं है।
चीन और मंगोलिया ने मॉस्को में एक बैठक के दौरान क्षेत्र के विकास के साथ साथ शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई। इजरायली गोलीबारी का शिकार हुए व्यक्ति के शोक प्रदर्शन के लिए इजरायल की गाजा सीमा पर इकट्ठा हुए फलस्तीनी लोगों ने इजरायली बलों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दक्षिणी स्लोवाकिया का इलाका और यहां के निवासियों का कहना है कि बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी हंगरी से हर दिन छोटे सीमावर्ती गांव से गुजर रहे हैं। देश में होने वाले चुनाव को देखते हुए ये परेशानी का सबब है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के दूत गिलाद एडार ने मंगलवार को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के भाषण के दौरान यूएन महासभा में विरोध प्रदर्शन किया। कैरेबियाई देश के हैती में प्रमुख गिरोह के नेता चेरजियर ने प्रधानमंत्री एरियल हेनरी के खिलाफ मार्च का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने हेनरी को सशस्त्र रूप से उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया। तूफान डेनियल से बुरी तरह प्रभावित हुआ लीबिया का शहर डरना बुधवार को इस शहर का ड्रोन फुटेज जारी किया गया। फुटेज में तबाह हुई इमारतें और शहर की तबाही को आसानी से देखा जा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज पेरिस के एलिसी में राष्ट्रपति महल में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स और रानी कैमिला का स्वागत किया। किंग चार्ल्स की 3 दिवसीय यात्रा के बीच दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। अरबपति निवेशक वॉरेन बफेट के बेटे हावर्ड बफेट ने कहा है कि आने वाले वर्षों में यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी जनता की रुचि कम हो सकती है और वे खुद एक उदाहरण सेट करने के लिए यूक्रेन को अपना समर्थन बढ़ा सकते हैं। इजराइल ने आज गाजा के 7 क्रॉसिंग पॉइंट बंद कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप हजारों फलस्तीनी श्रमिक इजराइल और वेस्ट बैंक में अपनी नौकरियों पर जाने में असमर्थ रहे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि वो देश में प्रवासी लोगों के आगमन में वृद्धि को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मदद की मांग करेंगी। मेलोनी ने गुरुवार को इस विषय में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी अपनी बात रखने की बात कही है। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज वनडे क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। मोहम्मद सिराज 694 अंक लेकर आईसीसी वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के शुरू होने से कुछ दिन पहले ही अब समय बचा है और क्रिकेट विश्व कप के आधिकारिक एंथम को लॉन्च किया गया। इस एंथम के बोल हैं दिल जश्न बोले। संयुक्त राज्य अमेरिका पहली बार T20 विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसमें डलास में, ग्रैंड प्रेरी फ्लोरिडा में, ब्रोवार्ड काउंटी और न्यूयॉर्क में नासाउ काउंटी को भव्य तरीके से सजाया गया है। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 53 किलोग्राम भार वर्ग में अंतिम ने भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। चैंपियंस लीग के खिताबी दौड़ की शुरुआत हो चुकी है, जहां एक और गत विजेता मैन सिटी ने अपने मैच में सफलता पाई है, तो वहीं आज देर रात मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख से होगा। जर्मन क्लब यूनियन बर्लिन की टीम आज चैंपियंस लीग में पहली बार खेलती हुई नजर आएगी। यूनियन बर्लिन पिछले सीजन में 4थे स्थान पर रही थी और क्लब के इतिहास में पहली बार चैंपियंस लीग में पहुंची। चैंपियंस लीग में आज आर्सेनल का सामना PSV आइंधोवन से होगा। आर्सेनल की 6 साल के बाद चैंपियंस लीग में वापसी हुई है। आर्सेनल ने पिछली बार 2016-2017 में चैंपियंस लीग में हिस्सा लिया था। चैंपियंस लीग में बार्सिलोना ने अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत करते हुए रॉयल एंटवर्प को 5-0 से करारी मात दी। बार्सिलोना ने 2015 के बाद चैंपियंस लीग में नई जीत हासिल की है। पेरिस सेंट जर्मन ने चैंपियंस लीग में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। PSG ने बोरुसिया डॉर्टमंड को 2-0 से हराया है। PSG के लिए किलियन एम्बाप्पे ने पहला गोल किया, वहीं अशरफ हकीमी ने दूसरा गोल किया। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।